नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का पठारी क्षेत्र। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो आपका टॉपिक है भारत का पठारी क्षेत्र, इसके अंतर्गत 5 टॉपिक हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, ये वाला पार्ट है। दक्कन का पठार, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार, 5 टॉपिक इसमें आते हैं। ठीक, तो आज हम दो पढ़ने वाले हैं, केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम दो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक बचेंगे उनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। जो आपका केंद्रीय उच्च भूमि है, इसके अंतर्गत 5 टॉपिक आते हैं। अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। तो हम शुरुआत करेंगे अरावली पर्वत से, इसके बाद हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, फिर हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, फिर विंध्याचल पर्वत और अंत में पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत। इसके बाद जो आपका सेकंड टॉपिक रहेगा पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत 3 टॉपिक मिलेंगे आपको। छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य का पठार। इस प्रकार से 2 टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। आपका फोकस होना चाहिए ताकि आपको टॉपिक समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अरावली पर्वत से। यदि अरावली पर्वत की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीन पर्वत में आता है और ये प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। पृथ्वी के इतिहास को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसी के अंतर्गत प्री कैम्ब्रियन युग भी आता है। ठीक, तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद है मोरदार पर्वत और अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। पर्वत के प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके बाद देखें, इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। जो आपका अरावली पर्वत है, इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। इसकी जो हाइट है वो है 1722 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि गुरु शिखर किसकी हाईएस्ट पीक है या अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है। ये बात क्लियर है आपको। अब देखिए, इसको मैंने मैपिंग की हुई है। दिल्ली से शुरू होता है और गुजरात तक के फैला हुआ है अरावली पर्वत। इसके उत्तर पश्चिम में या पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल है। ये बात क्लियर है। अब देखिए, दिल्ली में इसकी ऊंचाई कम है, वहाँ पर इसे रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? रायसीना पहाड़ी। और रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। क्या है? राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है और ये किसका पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नीचे है सांभर झील। यहाँ पर सांभर झील है, इसके आसपास एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। ये 2 राज्यों में बहती है, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, और इसका ये जो नदी है ये कच्छ के रण में, यानी कच्छ के रण यानी गुजरात में, तो गुजरात में कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदी को अंतः अपवा नदी कहते हैं। कच्छ के रण में काफ़ी रेत है, तो ये जो रेत होती है नदी को सोख लेती है। इसी कारण ये जो नदी है यहाँ पर लुप्त हो जाती है और इस प्रकार की नदी को क्या बोलते हैं? अंतः अपवा नदी। चलिए, इसके नीचे है माउंट आबू। तो माउंट आबू जो है इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? माउंट आबू में है। इसकी हाइट पता है आपको। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। तो क्वेश्चन 2 बनते हैं कि माउंट आबू कहाँ पर, किस पर्वत पे है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये बात क्लियर है। चलिए, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया आपको। अरावली पर्वत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मालवा का पठार। ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान और MP। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। ये बात क्लियर है। इसलिए मालवा पठार में काली मृदा पाई जाती है। ठीक, चलिए, यहाँ से एक नदी निकलती है, चंबल नदी। इसमें 3 बांध बने हुए हैं, राणा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। राणा सागर, जवाहर सागर राजस्थान में है और गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए, इसके बाद है बुंदेलखंड का पठार। ये MP UP में फैला हुआ है। ग्रेनाइट और नीच से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर मिट्टी जो होती है, यहाँ पर लाल मृदा होती है। और जो लाल मृदा होती है, इसके कलर, जो इसका लाल कलर है, इसका जो रेड कलर है, इसका कारण होता है फेरल ऑक्साइड। ठीक है, ये जो लाल मृदा है, इसके लाल होने का कारण होता है फेरल ऑक्साइड। ठीक है, और किस प्रकार की चट्टान यहाँ पे होती हैं ये आपने पढ़ लिया है।
जो लाल मृदा होती है यहाँ पर दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक होती है दलहन और दूसरी होती है तिलहन। अब इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं ये आपको पता होगा, ये पता होना चाहिए। इसके बाद दो नदियाँ यहाँ से बहती हैं, यहाँ से निकलती हैं। पहली है केन नदी और दूसरी है बेतवा नदी। ठीक, जो बेतवा नदी है यहाँ पर माता टीला बांध बना हुआ है, यहाँ पर माता टीला बांध है। ठीक है, तो दो नदी यहाँ से निकलती हैं और कौन सा बांध किस पर है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखें विंध्याचल पर्वत की बात करेंगे। 4 राज्यों में फैला हुआ है, MP, UP, गुजरात और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। इसके बाद भारत को उत्तर व दक्षिण भारत में विभाजित करता है। विंध्याचल पर्वत का ऊपरी भाग जो है वो उत्तरी भाग कहलाता है और दक्षिणी भाग इसका जो है दक्षिण भारत कहलाता है। ये बात क्लियर है आपको। देखिए सतपुड़ा जो पर्वत है इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है, इन दोनों के मध्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये बात क्लियर है आपको। MP, UP के मध्य सीमा बनाता है। सतपुड़ा पर्वत के ऊपर विंध्याचल पर्वत है, ये पश्चिम से शुरू होकर UP की जो सीमा है वहाँ तक फैला हुआ है, तो UP और MP के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो खनिज प्राप्त होते हैं वो हैं चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम और सैल खड़ी। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। फिर आपका 5वां है सतपुड़ा पर्वत का पठार, सतपुड़ा पर्वत। ठीक, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गुजरात में इसका स्थानीय नाम है राजपीपला। क्या नाम है? राजपीपला। MP में एक पहाड़ी है इस पे, इसका नाम है महादेव पहाड़ी। तो क्वेश्चन आता है कि महादेव पहाड़ी कहाँ पर है? सतपुड़ा पर्वत पर है, MP में है, और जो शहर है वो है पचमढ़ी शहर। इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ चोटी। जो महादेव पहाड़ी है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? धूपगढ़ चोटी। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद छत्तीसगढ़ और MP के बीच में दोनों में फैला हुआ एक पर्वत है मैकाल पर्वत। ये छत्तीसगढ़ में आता है और MP में भी आता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अमरकंटक। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो हमने केंद्रीय उच्च भूमि वाला पार्ट कवर किया है, यानी ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ तक फैला हुआ है ये। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है पूर्वी पठार, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसके अंतर्गत 3 टॉपिक आते हैं, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य का पठार। ठीक, तो जो आपका पहला आपका टॉपिक है छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड में आता है। तो क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है? झारखंड में आता है ये। उसके बाद ये सर्वाधिक खनिज प्राप्त होता है यहाँ से। जो आपका झारखंड है इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में खनिज प्राप्त होता है, इसलिए इसे भारत का खनिज हृदय कहते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज हृदय। ठीक, चलिए इसके 3 पार्ट हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पहाड़ी और अंत में है राजमहल पहाड़ी। ये बात क्लियर है। रांची का पठार और हजारीबाग के मध्य में एक नदी बहती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आता है कि दामोदर नदी क्षेत्र से क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसका आंसर है दामोदर नदी क्षेत्र। ये बात क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक नदी है स्वर्णरेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्णरेखा नदी। इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मरुस्थलीय नदी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। इसमें जलीय जीव जंतु नहीं होते हैं, यानी जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं इसमें नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें प्रदूषण काफ़ी होता है। आसपास काफ़ी फैक्ट्री हैं, काफ़ी उद्योग लगे हुए हैं, तो सबका गंदा पानी इसी में आता है, तो किसी प्रकार के जंतु उसमें निवास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की नदी को मरुस्थलीय नदी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। चलिए, और इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंडरू जलप्रपात। ये क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का पठार। ठीक है, ये यहाँ से महानदी बहती है, इस पठार से महानदी बहती है, और इस नदी क्षेत्र में धान काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है दंडकारण्य का पठार। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का। इसका विस्तार 5 राज्यों में है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। 5 राज्यों में इसका विस्तार है। इसके बाद देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। ठीक,
इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। इसकी तुलना नॉर्थ अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है, या इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात नॉर्थ अमेरिका में है, ये बात पता है आपको। ठीक, इसके बाद है बस्तर का पठार। दंडकारण्य जो पठार है इसका दक्षिणी भाग को बोलते हैं बस्तर का पठार, या ऐसा कहें कि बस्तर का पठार दंडकारण्य पठार का ही भाग है, उसका ही हिस्सा है। ठीक, तो बस्तर का पठार जो है दंडकारण्य पठार का भाग है। यहाँ से ये छत्तीसगढ़ में है और यहाँ से टिन धातु प्राप्त होती है। तो टिन धातु कहाँ से प्राप्त होती है? छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त होती है? तो बस्तर के पठार से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आज हमने भारत का जो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार को बहुत ही आसान भाषा में हमने पढ़ने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि बहुत लोगों तक ये पहुंच पाएँ, सभी इसका लाभ उठा पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। धन्यवाद।